29 नवंबर 2021 के दिन बच्चों का, कक्षा 10वीं के बच्चों का अंग्रेजी विषय का पेपर है, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी चल रही है 2021-2022, है ना। संपूर्ण तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो में आपको आंसर क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपको पेपर में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके एक्सट्रैक्ट की भी तैयारी करवाऊंगा मैं, सब कुछ करवाऊंगा। आपकी जो बुक है बच्चों, आपकी कौन सी वाली बुक, यहाँ पर देखिए इसके आंसर आपको आने वाले हैं, आंसर क्वेश्चन। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक में ए लेटर टू गुड मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब इसका सेकेंड पोएम वाला पार्ट है ना, डस्ट एंड स्नो, रॉबर्ट फॉरेस्ट, है ना। डस्ट एंड स्नो रॉबर्ट फॉरेस्ट ने लिखा है, इसको हम यहाँ पर तैयार करेंगे, डस्ट एंड स्नो। तो बच्चों देखिए, डस्ट एंड स्नो हम वाला पार्ट यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि इस पेपर में क्या करेगा वो, ये पोएम की कोई भी 3-4 लाइन उठा करके देगा और नीचे कुछ क्वेश्चन से लिख देगा और बोलेगा इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस पोएम के कवि के नाम कौन है, लेखक के नाम कौन है। तो आपको पकड़ में आना चाहिए यार कि यार यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर लिखा आया है, तो यहाँ पर लिख देना कि डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, ठीक है। तो इसका कवि का नाम याद कर लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो के, है ना, डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट है। डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है, रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट फ्रोस्ट है, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको आप पहचान आना चाहिए कि भाई ये किस पार्ट का है करके, है ना, ठीक है। तो इसके थोड़ा हम हिंदी अनुवाद देखेंगे ताकि हमको आंसर क्वेश्चन याद करने में आसानी जाए। द वे ए क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक कौवे ने हेमलॉक वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण जिस तरीके से हिलाकर गिराए। मतलब कौवा जो था वो हेमलॉक पेपर के ऊपर, हेमलॉक वृक्ष के ऊपर चला गया और उसके नीचे लेखक बैठा था, उसने झाड़ी को हिलाया और बर्फ़ उस लेखक के ऊपर गिर गए, है ना। उससे मेरे हृदय की मेरी मनोदशा ही बदल दी और मेरा दिन का कुछ हिस्सा जो था, जो शोक में था, वह शांत हो गया। वो दिन भर से शोक में था तो मतलब वो हिस्सा शांत हो गया। चल इसका आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके ज़्यादा नहीं, मैं आपको 2-3 आंसर क्वेश्चन बताऊंगा, आपको वही याद करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको पहला प्रश्न आपको याद करना ही है। इसका पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, देख लीजिए। वाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। बाट यानी क्या, इज यानी है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यानी धूल, ऑफ यानी कि, स्नो यानी बर्फ, बर्फ की धूल क्या है। बाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड। बाट डज, पोएट ऐसा क्यों कह रहा है कि उसका मूड बदल गया, है ना। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और पोएट का मूड किस प्रकार बदला। बर्फ़ की धूल क्या है ना। कवि ने क्या कहा कि किसने उसकी मनोदशा बदल दी है, कवि की मनोदशा कैसे बदल गई। तो देखिए आप यहाँ पर देखोगे इसका आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो यानी बर्फ, ऑफ यानी कि, डस्ट यानी धूल। बर्फ की धूल मीन्स यानी का मतलब है फाइन पार्ट्स, फाइन यानी बारीक बारीक, पार्टिकल से मतलब छोटे छोटे कण, ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण, है ना, ठीक है। बर्फ की धूल का मतलब है बर्फ के बारीक कण या बर्फ के छोटे छोटे गुच्छे। बर्फ की अचानक बौछार से कवि का मिजाज बदल गया। कवि पहले उदास था, अब वह खुशी महसूस करने लगा, उसके अंदर स्फूर्ति आ गई, अब वह पूरा दिन अच्छे से गुजारना चाहता था, है ना। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट के स्नो का मतलब है, डस्ट की धूल का मतलब, वो बर्फ़ की धूल का मतलब है द फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण, और फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है गुच्छे, ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे गुच्छे और कण। द सडन शोवर, द सडन मतलब अचानक, शोवर मतलब उसके ऊपर बरसात हो गई। इन द फ्रोम, फ्रोम यानी से, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की धूल की उसके ऊपर बरसात हो गई। और चेंज्ड जिससे वो बदल गया। द पोएट्स मूड, पोएट्स यानी कवि का मूड, यानी मूड क्या हो गया, चेंज्ड हो गया मतलब बदल गया, ठीक है। समझने के बाद आप बात करोगे आपको अच्छे से याद होगा, है ना। इसलिए आप बारीकी से सुनिए, इसको बारीकी से आप समझिए, है ना, और प्रयास ये कीजिए कि आपको यहीं पर याद हो जाए। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, है ना। द सडन शोवर तुरंत जैसे अचानक उसके ऊपर गिरे, इन द फ्रॉम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो जैसे उसकी मुंडी पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। चेंज्ड यानी बदल गया, द पोएट्स मूड यानी कवि का मूड बदल गया। द पोएट्स मूड चेंज्ड, कवि का मूड बदल गया। फ्रॉम टू सैड टू हैप्पी, पहले वो दुख था, सैड मतलब दुख था, टू हैप्पी मतलब अब खुश हो गया, खुश मिजाज हो गया। द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड बदल गया दुख से सुख की ओर। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, ही यानी वह, फेल्ट यानी महसूस करने लगा, रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड का मतलब जो होता है वह तरोताज़ा महसूस करने लगा। एंड वांटेड और चाहता था, टू एन्जॉय मतलब महसूस करना, द
रेस्ट ऑफ द डे, वो दिन भर अब अच्छे से मतलब आराम करना चाहता था और अच्छे से दिन गुजारना चाहता था, है ना। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो अपने आप को रिफ्रेश महसूस करने लगा क्योंकि उसमें बर्फ़ गिर गई है ना। एंड वांटेड टू इन्जॉय, और वो चाहता था कि मैं इन्जॉय कर सकूं, किसका, दिन भर मतलब अच्छे से गुजारने का मैं इन्जॉय कर सकूं। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये IMP आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों आपका ना इसको एक आपको डस्ट और स्नो का आपको एक ही आंसर याद करना है, सिर्फ यही वाला आपको आंसर याद करना है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी डस्ट और स्नो वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यही लिख करके आना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है। पूरा याद करोगे तो पूरा याद करके बिल्कुल नहीं होने वाला। आप इस आंसर को याद कर लीजिए। बाकी पेपर में डस्ट और स्नो वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी आंसर को लिख करके आना है, बाकी आंसर बिल्कुल सही फिट हो जाएगा उसमें, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप अपने तरफ से अगर आप याद करना चाहते हो तो आप बाकी अपनी तरफ से भी इसको पढ़ सकते हैं, और भी जो क्वेश्चन आपको IMP लगते हैं वो क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका, है ना। अब इसका एक पार्ट हम और देख लेंगे, अगला पार्ट भी देख लीजिए बच्चों आप, है ना। अगला पार्ट है आपका फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग, एंड यानी और, आइस का मतलब होता है बर्फ, आग और बर्फ। ये किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सम से इन द वर्ल्ड विल एंड फायर सम से इन आइस। आइस और फायर आज समझ जाना, है ना, कि ये फायर एंड आइस का और इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। स्पेलिंग याद कर लेना, ये लिखने के लिए आपको आता कभी कभी, है ना, कि इसके लेखक कौन है करके, पेपर में आपको आएगा, है ना। तो देखिए, फ्रॉम वांट आईव्ड टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ थोस हु फेवर फायर। इसका अनुवाद देख लीजिए, है ना। इस कविता में कवि का कहना है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी। इस बात के दो मत है। पहले अनुच्छेद में कवि ने बताया कि कुछ लोगों का मत है कि अग्नि ही इस दुनिया के सर्वनाश का कारण होगी। कई लोग कहते हैं कि अग्नि, आग से इस दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके अनुसार पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि सब कुछ भस्म हो जाएगा। दूसरा मत ये है कि दुनिया के विनाश बर्फ जम जाने से होगा। इसका मतलब है कि बर्फ से सब जीव, पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे और दुनिया ठंडे से जम जाएगी। कवि ने आग की तुलना मनुष्य के असीमित इच्छाओं से की है। कवि ने कहा कि जो आग होती है वो मनुष्य के अंदर की असीमित इच्छाएं होती है, और मनुष्य के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कवि ने स्पष्ट रूप से कबूल करता है कि वे उन लोगों से सहमत है जो मानते हैं कि दुनिया खत्म होने का आग ही मुख्य रूप से भागीदार होगा। आग, है ना। वट इफ़ इट हैड टू, है ना, पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई न्यू इनफ ऑफ हेट टू से देट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस। देखिए, आप समझ जाना कि अगर मान चलो यहाँ पर आइस लिखा आएगा, आइस लिखा है, समझ जाना कि इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और इसका आंसर आपको इसी में ढूंढ करके आपको देना पड़ेगा। बच्चों पेपर में छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, करना पूरा है। चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी लिख करके आना, मन से लिख करके आना, जैसे भी लिख करके आना, लेकिन लिख करके जरूर आना, छोड़ना बिल्कुल मत, है ना। और हर चैप्टर के 2-2, 3-3 आंसर क्वेश्चन पहले याद करके एक तरफ रख लो, है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपको वही आंसर लिख करके आना है। बाकी फिर समय बचता है तो फिर आप अपनी तैयारी कर लीजिए, है ना। आपको आंसर क्वेश्चन बाद में याद करना है, पहले आपको ऐसे याद करना है। मैंने ऐसे का वीडियो बना चुका हूँ, और पहले आपको एप्लीकेशन याद करना है। देखिए, इन पंक्तियों में कवि का मत बदल जाता है। वह कहता है कि पृथ्वी का विनाश सिर्फ बर्फ से हो। कवि कहता है कि पृथ्वी का विनाश कैसे होगा? बर्फ से होगा। वह ये भी कहता है कि आग से विनाश के बारे में भी वे अपना समर्थन वापस नहीं लेता, मतलब बर्फ से भी विनाश होगा और आग से भी होगा। बस मानता है कि क्या हो सकता है अगर पृथ्वी दूसरी बार नष्ट किया जाए, तो इसे यकीन है कि दूसरी बार बर्फ और ठंडे तापमान से पृथ्वी नष्ट किया जाएगा। अब कवि बर्फ की तुलना घृणा और नफरत से करता है। हम जो घृणा नफरत करते हैं उसको तुलना कवि ने बर्फ से करा है। मनुष्य में नफरत की जो भावना होती है उससे वह भली भांति परिचित है, और मनुष्य के इस ज्ञान को ध्यान रखते हुए कवि मानता है कि मनुष्य के दिल में, अगर मनुष्य के दिल में दूसरों की नफरत रहेगी तो वह उसके सर्वनाश का कारण बन सकती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी से नफरत मत करो। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसमें ना आप एक ही याद कर लीजिए। देखिए, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन याद कर लीजिए, बाकी बस हो गया, इतना बस याद करना है आपको, हो गया बाकी, है ना। ठीक है। फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फॉर फ्रोस्ट यानी फ्रोस्ट के अनुसार, रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार, फायर यानी आग, एंड आइस एंड बर्फ, स्टैंड फॉर मतलब किसको बताते हैं? फायर और आइस किसको बताते हैं? हियर सम
मतलब यहाँ पर आप लिखिए, तो देखिए आप, तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के अनुसार फायर स्टैंड्स, फायर मतलब आग, स्टैंड आग किसके लिए होती है, ग्रीड यानी लालच, कॉन्फ्लिक्ट यानी किसी से बहस करना, फुर्री है ना, क्लूट्री है ना, लस्ट एंड एडवा है ना, एवराइस है ना, ये इसके लिए होती है ना। इसका मतलब क्या क्या होता है, ये सब होता है। वेयरस, और जबकि आइस, आइस स्टैंड मतलब आइस का मतलब होता है इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस है ना, इनडिफरेंस है ना, रिजिडिटी एंड हार्टेड है ना, हार्टेड मतलब नफरत, इनके लिए होती है। आप ये याद कर लीजिए, हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप ये 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए, बाकी आप पढ़ लीजिए इनको। आज के लिए इतने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हो। ठीक है।